माँ जी, मैं सोच रही थी कि हम लोग शाम को जब मामी जी के घर जाएंगे तो मैं अपने भाई राजू से मिलते हुए वहाँ से आ जाऊंगी। उसका एक्सीडेंट हो गया है। मौसा जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब भी मैं नहीं गई थी और मौसी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो सोचा मिल लूँगी। रमा ने हिम्मत करके अपनी सास सल्ला जी को नाश्ता पकड़ाते हुए कहा। सल्ला जी ने कहा, देखो बहू, अजय को तुम्हारा उन लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद, तो तुम क्यों बेवजह झगड़ा मोल लेना चाहती हो। तुम्हारे मौसी की खानदान में तो कभी कोई या तो बीमार रहता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी शादी, कभी कोई फंक्शन हमेशा लगा ही रहता है। इतना बड़ा संयुक्त परिवार जो है तुम्हारी मौसी का, लेकिन मैं हर किसी के लिए तुम्हें हाँ तो नहीं कर सकती। ऐसे हर किसी के फंक्शन में तुम जाने लगी तो पता चला साल भर तुम मायके की रिश्तेदारी ही घूम कर निभाओगी। और कौन सा वो तुम्हारे सगा भाई है। तुम्हें पहले भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ, अब बुआ मामा मौसी के रिश्ते भूल जाओ। दूर के रिश्तेदार हैं तुम्हारे, माँ बाप तो है नहीं, इसलिए आज से यही तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों हुए। सल्ला जी के पास बैठी निशा सब सुन रही थी और अपनी भाभी की आंखों में आए आंसू भी देख रही थी, लेकिन चुपचाप थी। रमा को जवाब पता था अपनी सास का, लेकिन करती भी क्या जब अपना पति ही साथ ना दे तो। शादी के बाद तो रमा से अपने मायके से जुड़े रिश्ते सब छूट ही गए थे। रमा एक बिना माँ बाप की लड़की थी। शादी एकल परिवार में कर दी गई थी, जिसमें रिश्ते के नाम पर सिर्फ सास, पति और एक ननद थी। रमा की मौसी उसे अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि उनके कोई बेटी नहीं थी। इसलिए सल्ला जी और अजय के शक्की व्यवहार से एक ही शहर में रहने के बावजूद उन्होंने रमा की ससुराल मिलने आना छोड़ दिया था। वो समझती थी, इसलिए उन्होंने रमा को ही कह रखा था, जब भी समय मिले आ जाया करना। सब एक साथ पार्टी में पहुंचे। निशा पार्टी में आकर अकेले एक कोने में चुपचाप बैठ गई। सबके बुलाने पर भी उसने पार्टी के किसी भी गेम या डांस में भाग नहीं कर रही थी। ये देखकर सरता जी ने कहा, निशा बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हुआ आज तुमको। जाओ गिफ्ट राहुल भैया को दे दो और हैप्पी बर्थडे कहकर आओ। तभी तपाक से निशा ने बीच में अपनी माँ को टोकते हुए कहा, माँ, मेरे भैया सिर्फ अजय है, दूसरा कोई और मेरा रिश्तेदार मेरा भाई नहीं हो सकता। क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना मैं। अजय ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम निशा। पास बैठी निशा की मामी और मौसी को माजरा समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत निशा से कहा, क्या बात है निशा, साफ साफ बोलो, पहेलियाँ मत बुझाओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी निशा ने कहा, मामी मौसी, मैं ऐसा कोई काम या रिश्ता नहीं रखना या करना चाहती हूँ जिससे मेरे ससुराल वालों को कुछ बुरा लगे और वो मुझे मारने पीटने लगे। शादी के बाद अगर हम भाई बहन के रिश्ते पर किसी ने शक किया तो मैं उसके साथ कभी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मैं पहले से सारे रिश्ते ख़त्म कर देना चाहती हूँ, ताकि मुझे आगे चलकर रमा भाभी की तरह दुखी और अपमानित ना होना पड़े। जैसे माँ और भाई उनके मौसी के बेटों को उनका भाई ही नहीं मानती हैं। सब निशा की बातों को सिर्फ सुन रहे थे। तब निशा की मामी ने कहा, जीजी ये क्या बात हुई, आप रमा को क्यों नहीं जाने देती। दुख तकलीफ में रिश्तेदार था, अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। और उन लोगों ने तो रमा को पाल पोस कर बड़ा किया है। बेटी की बातें सुनकर और यूं अचानक सबके बीच खुले अपने राज को छुपाते हुए सल्ला जी ने कहा, अरे क्या बताऊं भाभी, ये लड़की भी ना कभी भी कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना देती है। भाभी के प्यार में इतनी दीवानी है कि मुझे तो डर है कि कहीं रमा बिगड़ ना जाए। हे खीस खा दिखाते हुए उन्होंने कहा। तभी निशा की मौसी ने उससे सब बात पूछ ली कि क्या बात है, तो उसने पूरा सच उनको बता दिया। तब उन्होंने कहा, दीदी, पहले बात, निशा कभी झूठ नहीं बोलती जब तक कि कोई खास वजह ना हो। झूठ बोलने के लिए निशा कुछ भी गलत नहीं कह रही। रमा के साथ इस तरह का बर्ताव करना गलत है। थोड़ा पीछे जाकर अपने साथ हुए व्यवहार को सोचकर देखिए, जो आपकी सास और जीजा जी ने आपके साथ किया था। दिनों रात आपको उल्टा सीधा बोलते, किसी से ना मिलने देते, ना कहीं आने जाने देते थे। आप कितना रोती थी, हमेशा उदास रहती थी अपनी सास के लिए। आपके दिल में जरा भी प्यार और सम्मान नहीं था उनके बुरे बर्ताव के कारण। क्या अपना दिन भूल गई आप, जो वही
सब रमा के साथ करके आप वही गलतियां फिर से दोहराना चाहती हैं? अगर हम लोग ही आजकल की बहुओं और बेटी को रिश्तों की अहमियत नहीं बताएंगे तो ये लोग रिश्तों को कैसे महत्व देंगे? जब हम सब इस तरह से रिश्ते खत्म कर देंगे तो बहुएं इन रिश्तों की खूबसूरती और महत्व को कैसे समझेंगे? सल्ला जी को एहसास हो चुका था अपनी गलती का, लेकिन वो चुप ही रही। अजय इन सब बातों से अनजान था। जन्मदिन की पार्टी करके सल्ला जी घर पूरे परिवार के साथ आ गई। निशा अपने मिशन में लगभग कामयाबी की तरफ बढ़ चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हम औरतों को एक दूसरे की मजबूती बनना चाहिए, कमजोरी नहीं, जिसकी शुरुआत हमें अपने घर में से ही मौजूद औरत का साथ देकर करना चाहिए। आपका भाभी की तरफ एक माँ की तरह पूरा कर्तव्य होना चाहिए कि उनके साथ कभी कोई गलत व्यवहार न हो और वो सदैव खुश रह सके। उसके बाद रमा की सास ने कहा, बहू, हम कल ही तुम्हारे मौसा जी को और तुम्हारे भाई को देखने चलेंगे। मैं खुद तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूँगी। अगले दिन रमा तैयार हो रही थी कि तभी अजय की नज़र रमा पर पड़ी, जिसे देखकर फिर उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में गजरते हुए रमा से कहा, इतनी सुबह सुबह हीरोइन बनकर कहाँ जा रही है? इतनी बन ठन कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे औरतों का इतना सजना संवरना नहीं पसंद। जाओ, जाकर रसोई में काम करो। लेकिन आज रमा ने अजय के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उसे सुन ही नहीं रही हो। गुस्से में तमतमाते हुए अजय ने रमा का हाथ खींचकर उसे उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? सुबह सुबह अपने किस यार से मिलने जाना है जो तैयार हो रही हो? रमा ने तेज आवाज में कहा, अजय, पहले मेरा हाथ छोड़ो। मुझे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान की सोच का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वैसे तुम इतना जोर लगा रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ, मैं अपने मौसा जी और राजू से मिलने जा रही हूँ। मौसा जी का नाम सुनते अजय और गुस्से में भड़क कर बोला, जब मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया है तो तुम वहाँ किसकी इजाज़त से जा रही हो? मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था, तुम्हारा वहाँ से रिश्ता खत्म। अब निकलो कमरे से बाहर। कहते हुए अजय ने रमा को जोर से कमरे के बाहर धक्का दे दिया। लड़खड़ाते हुए गिरती रमा को दरवाजे की चौखट पर गिरते गिरते बची। उसकी सास ने उसे संभाला और सहारा देकर उसे खड़ा किया और कमरे में घुसी। गुस्से से माँ का तना चेहरा देखकर अजय ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, माँ, तुम नहीं जानती इसका चरित्र। ये एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। ये अपने मौसा जी के लड़के से देर रात तक बात करती है। परसों ही मैंने दोनों को रंगे हाथ बात करते हुए पकड़ा और अब उससे मिलने के बहाने बना रही है। तभी अजय की माँ ने 2 जोरदार तमाचे उसकी गाल पर दे मारा। अचानक पड़े थप्पड़ से अजय एकदम सकपका गया कि उसकी डरपोक माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसने झल्लाते हुए कहा, माँ, ये क्या है? आपने मुझे मारा क्यों? क्या इस औरत के लिए जो कल की आई हुई है? आप भूल गई कि मैं आपका बेटा हूँ? तब अजय की माँ ने गुस्से से दूसरा थप्पड़ फिर से दूसरे गाल पर मारते हुए उससे बोला, खबरदार अगर उसे कल की आई औरत कहा तो। वो मेरी बहू, तुम्हारी पत्नी और इस घर का गुरूर है, समझे? जितना हक तुम्हारा मेरा हम सब का इस घर पर है, उतना ही हक उसका भी इस घर पर है, सामाजिक और कानूनी दोनों नज़रिए से। रही बात तुम्हारा मेरा बेटा होने की, तो मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है और खुद पर भी कि मैं तुम्हें औरतों का सम्मान करने के संस्कार देने में असफल रही। आज तुम्हारे अंदर मैंने तुम्हारे पिताजी की छवि देखी, जिनके मेरी ज़िंदगी से चले जाने का दुख नहीं बल्कि खुशी है, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो गई उनकी बेड़ियों से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए भी रमा यही सोचे, क्योंकि जिन पत्नी पति के रिश्ते में प्यार, विश्वास और सम्मान नहीं रहता, उन्हें निभाना एक औरत की मजबूरी बन जाए, वहाँ ऐसे पति का सम्मान तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ उसके ना रहने पर उसे कोई दुख भी नहीं होता। तुम्हें अपने पिताजी का व्यवहार खराब लगता था क्योंकि बात तुम्हारे माँ की थी, तो अब तुम खुद वही गलती क्यों कर रहे हो? बेटा, अपनी पत्नी का सम्मान करना और उस पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि आखिरी दम तक पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। अगर तुमने आगे से रमा के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार किया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा भी था और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रमा को मैंने इजाज़त दी
उसके मौसा जी से मिलने की, जिन लोगों ने उसे उसके माता पिता के जाने के बाद सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, उनसे वो एक पल में सारे रिश्ते खत्म कर लें? क्यों? क्योंकि उसकी शक्की पति को उसके ऊपर भरोसा नहीं। अगर यही व्यवहार पत्नी भी पतियों के साथ करने लगे तो धरती से सारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे। हर रिश्ते की नींव शिव और सिर्फ विश्वास पर टिकी होती है। जहाँ विश्वास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तभी निशा ने पीछे से कहा, भैया अगर कल को शादी के बाद मेरे पति ने भी ऐसा कहा तो आपको कैसा लगेगा? आपको शायद याद नहीं, आप भूल गए, लेकिन मुझे आज भी याद है। बचपन में जब पिताजी माँ को मारते थे तो आप कहते थे कि मैं पिताजी जैसा कभी नहीं बनूंगा, मैं अपनी पत्नी, माँ, बहन सबको प्यार करूंगा। अजय नजर झुकाए अपने किए पर शर्मिंदा चुपचाप खड़ा था। तभी अजय की माँ उसके सिर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, न जाने कैसे मैं अपना बीता हुआ कल भूल गया। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी मुझसे नफरत करें। तब अजय की माँ ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, रमा से मांग, जिसको तूने दर्द दिया है और अपमान किया है। तब अजय ने कहा, रमा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मौसा जी से मिलने। मैं भूल गया था। रमा ने अपना दर्द भूल अपने पति को माफ़ कर दिया और अजय के साथ मौसा जी से मिलने चली गई। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि अगर हम औरतें एक दूसरे का साथ देने लगे तो कभी कोई पुरुष घर या बाहर कहीं भी हमारा अपमान नहीं कर पाएगा। हम औरतों को आसानी से कमज़ोर कह दिया जाता है, हमारी चूड़ियों को हमारी कमजोरी या बेड़ियां बताया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि हमारा मन बेड़ियों में बंधा है, सामाजिक और पारिवारिक दबाव में, जिन्हें हमें उतार फेंकने की ज़रूरत है अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए। जिस दिन घर की औरतें एक दूसरे के सम्मान के प्रति जागरूक हो गई और घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने लगी, उस दिन समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले आधे से ज़्यादा अपराध खत्म हो जाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।